राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट, ये क्लास सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए है और उन्हें काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाली है इस क्लास से। उन छात्रों को जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो डी प्लस बी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो इस क्लास को मन लगा कर देखिए और जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। दोस्तों, भूगोल भूगोल ठीक है। भूगोल भूगोल यानी इसका अंग्रेजी शब्द, इसका अंग्रेजी वर्ड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? जियोग्राफी। क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी। ठीक है। अब इसी जियोग्राफी वर्ड का अगर हम रूपांतरण करें, यानी कि जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है। और ग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राफी। ठीक है। या फिर इसको ग्राफास कहते हैं, या इसे एक और नाम से जानते हैं, ग्राफियन। ग्राफियन। ठीक है। जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। क्या करना होता है? वर्णन करना। ठीक है। करना। अगर हम बात करें कि इसको संयुक्त, इसका अर्थ क्या हुआ? संयुक्त रूप से इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। किसका वर्णन करना? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। इसका मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक। देखिए, ये जियो शब्द है, यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी ना। अगर जियो के आगे हम लोग क्या ऐड कर दें? लॉजिया। LOGIA ना, लॉजिया। यानी इसका मतलब हो गया, लॉजिया का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का अध्ययन। क्या क्या? अध्ययन। ठीक है। अगर हम इसी में, ये जो जियो है, इसी में हम लोग मेट्रिया ऐड कर दें तो मेट्रिया यानी मैट्रिक्स, यानी इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का मापन करना। क्या हो गया? पृथ्वी का मापन। ठीक है। पृथ्वी का मापन करना या फिर पृथ्वी का मापन। ठीक है। अगर इसी जियो में, ठीक है, मेट्रिया हमने अर्थ किया, मेट्रिया सब ज्योमेट्री से आया है। ठीक है। आईडीएस। ठीक है। इसको आईडीएस कहते हैं। इसका मतलब होता है, ये आईडीएस जो वर्ड आया है, ये कहां से? जियोइड से। कहां से? जियोइड से। ठीक है। यानी कि इसका मतलब था पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या होता है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। समझ में आई बात? यानी जियोग्राफी यानी कि भूगोल, भूगोल शब्द जो है कहां से आया है? ज्योग्राफी से आया है। कहां से आया है? ज्योग्राफी। कहां से? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वर्ड कहां से आया है? यूनान से। ठीक है। यूनान, या फिर इसे यूनानी कहते हैं, यूनानी शब्द। यानी यूनानी मतलब कहां? ग्रीक वर्ड है। कैसा कह सकते हैं? ग्रीक। ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा। कहां? ग्रीक। ग्रीक के शब्द से, यानी कि ग्रीक के शब्द से जियो प्लस ग्राफिन से मिलकर बना है।
जियो प्लस ग्राफीन से मिलकर बना है, जिसका संयुक्त अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अगर जियो के आगे हम लॉजिया लगा दें तो पृथ्वी का अध्ययन होगा, मेट्रिया लगा दें तो पृथ्वी का मापन करना, जियोइड, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन करना, ठीक है। अगर हम जिसे नोट करना है नोट कर सकता है। अब उसके बाद जियोग्राफी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जियोग्राफी शब्द है, इसे सर्वप्रथम यूज किसने किया था। तो जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेस्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेस्टोस्थनीज। ये इरेस्टोस्थनीज कहाँ के थे? यूनान के विद्यमान थे। कहाँ के थे विद्यमान? ये यूनान के विद्यमान थे। इन्होंने जियोग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसीलिए इरेस्टोस्थनीज को हम लोग फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। देखिए जियोग्राफी, ये जो आपका जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी यानी कि जियोग्राफिया, ग्राफिका क्या कहते हैं? जियोग्राफिका कहते हैं। एक मिनट, जियोग्राफिका, ठीक है। अब ये जो जियोग्राफिया फिका शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूनान के जो विद्यमान थे, कहाँ के? यूनान के। कहाँ के विद्यमान थे? यूनान, यानी कहाँ? ग्रीक, ठीक है। ये जो यहाँ के जो विद्यमान थे उनका क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, क्या? नीज ना, इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज ये कहाँ के विद्वान थे? यूनान के थे, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का, ठीक है, इस शब्द का, ज्योग्राफी शब्द का, ठीक है, प्रयोग कौन किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए हम लोग इरेटोस्थनीज को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी भूगोल के जनक या फिर भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हिकेटियस को उन लोगों ने भूगोल का जनक माना। किसको माना? हिकेटियस को, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। कुछ विद्वान का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि क्या मानना है? उनका मानना है कि हिकेटियस, वो लोग भूगोल के जनक हिकेटियस को मानते हैं। किसको मानते हैं भूगोल का जनक? भूगोल का जनक ये लोग किसको मानते हैं? कुछ विद्वान किसको मानते हैं भूगोल का जनक? वैसे होते तो कौन है? इरेटोस्थनीज, लेकिन कुछ लोगों का मानना है हिकेटियस को। किसको मानते हैं वो लोग? हिकेटियस को, हिकेटियस को। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हिकेटियस को ये लोग क्यों मानते हैं कि हिकेटियस ही मतलब फादर ऑफ जियोग्राफी है। तो देखिए हिकेटियस जो थे, इनका मानना था कि इन्होंने बताया जियोग्राफी के बारे में, इन्होंने बताया, इनका मानना था कि स्थल भाग सागरों से घिरा है। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि ये जो स्थल भाग है, जिससे हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ में बहुत सारे महाद्वीप हैं, ठीक ना। ये जो हमारे महाद्वीप हैं, तो ये महाद्वीप किससे घिरे हुए? सागरों से घिरे हुए। इन्होंने मतलब सर्वप्रथम बताया था कि जो हमारे
स्थल भाग है, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, वो चारों के ये चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? सागरों से घिरे हुए हैं, ठीक है। इन्होंने दो महादेशों का ज्ञान था, ठीक है, इन्हें दो महादेशों का ज्ञान था, ठीक। इसीलिए कुछ विद्वान हिकैटियस को भूगोल का जनक मानते हैं, ठीक। अगर यही आपसे कोई पूछे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक 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 भूगोल का जनक किसे कहते हैं, अगर हम आपसे पूछें? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनका जिसे साथ में हम्बोल्ट बोलते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर, ठीक है, वान हम्बोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर अध्ययन किया था। किस आधार पर अध्ययन किया था? तो वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर अध्ययन किया था। किसका? भूगोल का। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो थे, अगर इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो इन्होंने आधुनिक भूगोल को, ठीक है, वैज्ञानिक, कैसा, किस रूप में अध्ययन किया था? वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक, ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक एवं दार्शनिक रूप में भूगोल का अध्ययन किया था। इसीलिए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने कॉस्मॉस नामक किताब लिखी, ठीक है। कौन सी किताब लिखी थी इन्होंने? अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें हम्बोल्ट के बारे में, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अगर बुक की बात करें, इनकी बुक की, इन्होंने वैसे बहुत सारी बुक लिखी थी, हर बुक में कुछ न कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉस्मॉस, ठीक है। अब ये जो कॉस्मॉस बुक है, तो इसमें इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र पर समताप रेखा दर्शाया। क्या दर्शाया? कौन सी रेखा को दर्शाया इन्होंने? समताप रेखा को दर्शाया, ठीक है। समताप रेखा को, यानी कि हम कह सकते हैं समताप रेखा यानी कि देशांतर रेखाओं को सर्वप्रथम दिखाने वाले साइंटिस्ट का नाम बताइए। तो क्या आपके जवाब में आना चाहिए? हम्बोल्ट का। इसका जवाब आना चाहिए हम्बोल्ट का, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र पर मानचित्र पर, ठीक है, समताप रेखा दर्शाया था, ठीक है। यानी कि वान हम्बोल्ट जो थे, ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, कौन सी? कॉस्मॉस, ठीक है, कॉस्मॉस बुक लिखी थी, और इसी बुक में सर्वप्रथम मानचित्र पर समताप रेखा को दर्शाया था, ठीक है। कौन? वान हम्बोल्ट। इसीलिए वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं, ठीक है। देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि भूगोल का जनक कौन है, तो इरेटोस्थनीज। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हिकैटियस भी क्या है? हिकैटियस भी क्या है? भूगोल के जनक हैं। कुछ लोग का मानना है कि हिकैटियस भूगोल के जनक है। क्यों इनको भूगोल का जनक कहते हैं हिकैटियस को?
क्योंकि हिकैटियस ने बताया कि स्थल भाग सागरों से घिरा है। हिकैटियस का मानना था कि स्थल भाग सागरों से घिरा हुआ है। उन्होंने दो महादेशों का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया था? दो महादेशों का ज्ञान। अगर इनके बारे में पूछिए कि दो महादेशों का ज्ञान दिया। दो महादेशों का ज्ञान किसने दिया? तो हिकैटियस ने दिया। किसने दिया? हिकैटियस ने। इसीलिए कुछ विद्वान हिकैटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं। ठीक। अब कोई इतना किसी को डाउट, अगर आपसे पूछे भूगोल शब्द किससे बना है, तो आप कहेंगे जियो प्लस ग्राफीन से। यानी कि जियो वर्ड जो है ये कहाँ का है? जियोग्राफी वर्ड कहाँ का है? ग्रीक वर्ड का, यानी यूनान से लिया गया है। ठीक है। जिसका संयुक्त रूप से अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। अगर हम जियो के आगे लॉजिया लगा दें तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम जियो के आगे मेट्रिया लगा दें तो क्या होगा? जियोमेट्री। इसका मतलब पृथ्वी का मापन। अगर हम जियो के आइडियस लगा दें तो क्या होगा? जियोइड हो जाएगा। अगर जियो के आगे हम आइडियस लगा दें तो जियोइड हो जाएगा। जियोइड का मतलब क्या होगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप ना, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। समझ में आई बात? इतनी बात। जियो प्लस आइडियस लगा दे, जियोइड हो जाएगा। इसका मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जियो प्लस मेट्रिया यानी कि जियोमेट्री यानी पृथ्वी का मापन। जियोलॉजिया यानी कि जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। यानी भूगोल के शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थनीज ने किया, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक कहते हैं। कुछ विद्वान का मानना है कि हिकैटियस क्या है? भूगोल के जनक हैं। क्यों? क्योंकि हिकैटियस का मानना है कि स्थल भाग सागरों से घिरा हुआ है। ठीक है। और क्या हिकैटियस ने बताया? इन्होंने दो महादेशों का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान दिया? दो महादेशों का ज्ञान दिया। ठीक है, दो महादेशों का। ठीक। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की एक पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस। क्या नाम है? कॉस्मॉस। ठीक है। जिसमें कि सर्वप्रथम मानचित्र पर समताप रेखा को दर्शाया था या फिर दिखाया था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने वैज्ञानिक एवं दार्शनिक रूप से अध्ययन किया था। किसका? भूगोल का। इतनी बात में कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खासकर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, और आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी DTPLS टीजीटी भूगोल से देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपको यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, मैं वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि टीजीटी पीजीटी में आपके आए हुए हैं। ठीक है। बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए आप लोग। ठीक है। चलिए अब देखिए 19वीं शताब्दी में, ठीक है, इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। किसको? ज्योग्राफी को, यानी भूगोल को 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल यानी मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कि 20वीं शताब्दी में भूगोल किस रूप में सबके सामने आया, तो भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। जिसकी दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। देखिए इसमें कितनी विचारधाराएं उत्पन्न हुई? विचार। ठीक है। आप लोग नोट्स भी करते जाइएगा। ठीक है, काफी फायदेमंद होने वाला है। दो विचारधाराएं, कितनी? दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई। ठीक है। कौन कौन सी विचारधाराएं? संभववाद और नियतिवाद। ठीक है। संभववाद क्या है? संभववाद, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं संभावनावाद। क्या कहते हैं?
संभावनावाद या फिर संभववाद। ठीक है, संभावनावाद या फिर संभववाद। ठीक है, कहीं दिक्कत? और दूसरा नियतिवाद। देखिए, इसके नाम में ही इसके रहस्य छुपे हुए हैं। संभावनावाद यानी देखिए संभावनावाद, पहले से कह रहे हैं ना संभावनावाद। ठीक है, ये सब देखिए प्राचीन समय में पृथ्वी के बारे में जानकारी हमें ऐसे ही नहीं मिली, अन्य विषयों से मिली। अलग अलग विद्वान थे, उन लोगों ने कोई इतिहास में भी ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताया था, कोई भूगोल के विषय में, कोई राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक लिख रहा था उसमें भी। तो प्राचीन समय में पृथ्वी के बारे में जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से हमें मिलती है। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया था। आपसे पूछ सकता है कि सर्वप्रथम मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किसने किया था? तो हिप्पोक्रेटस ने किया था। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने किया था। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में चलेगा संभावनावाद और नियतिवाद या फिर इसी को कहते हैं संभववाद। इसमें क्या अंतर है? तो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद वालों का मानना है कि मनुष्य क्या है, अपने पर्यावरण माने कि जिस पर्यावरण में रह रहा है, ठीक है, उसमें परिवर्तन करने में सामर्थ्य है। वो अपने अनुरूप जब चाहे तब परिवर्तन कर सकता है, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अपने संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे प्रयोग कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर सकता है। ठीक, वही नियतिवाद लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? पर्यावरण द्वारा। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित है। ये किसने कहा था? नियतिवाद लोगों ने। संभववाद लोगों ने क्या कहा था? कि मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत और किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं संभववाद क्या है। आपसे कोई पूछे तो संभववाद आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। ठीक है ना? हाँ, अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स, अरस्तु को आप लोग जानते होंगे, अगर जो पॉलिटिक्स पढ़ा होगा तो अरस्तु पहले आते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स शब्द अरस्तु ने ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, तो अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में राज्यों के गठन में, देखिए वो लिख रहे हैं बुक राजनीतिक शास्त्र की, और उसमें राज्यों के गठन में भौतिक कारकों के प्रभावों का वर्णन किया। किसके प्रभाव का वर्णन किया? तो भौतिक कारकों के प्रभाव का वर्णन किया। तो देखिए ये है राजनीतिक विज्ञान के, फिर भी हमें जानकारी मिल रही है ना भूगोल के बारे में। तो प्राचीन काल में हमें प्राचीन काल की जो किताबें हैं उनसे हमें भूगोल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है, उसी को हम लोग इकट्ठा करके, ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में माना गया, मान्यता मिली और स्वतंत्र विषय के रूप में इसे पढ़ा जाने लगा। अब 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल में क्या हुआ कि मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन प्रारंभ हुआ, यानी कि विकास होना शुरू हो गया। ठीक, उसी समय दो विचारधाराएं उत्पन्न हुई, एक संभावनावाद और एक है नियतिवाद। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में के आरंभ में भूगोल का अध्ययन मानव एवं पर्यावरण के ठीक है के पारस्परिक संबंधों के साथ शुरू हुआ। भूगोल के अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं में दो मत उत्पन्न हुए, एक संभावनावाद और एक नियतिवाद। ठीक, संभावनावाद इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में बदलाव करने में सक्षम है। ठीक है, यहाँ पे एक दो लाइन लिख लेते हैं, ठीक, थोड़ा समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, यानी कि मानव अपने पर्यावरण में बदलाव, मानव अपने
पर्यावरण पर्यावरण में बदलाव करने में सक्षम है। क्या है? सक्षम है। ठीक ना? मानव अपने पर्यावरण में बदलाव करने में क्या है? सक्षम है। ये कौन कहता है? संभावनावाद कहता है। ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य क्या है? प्रकृति का क्रियाशील घटक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य प्रकृति का क्रिया, ठीक है, कैसा घटक है? क्रियाशील घटक है। ठीक है, क्रियाशील घटक है। ठीक है। अब नीतिवाद लोग क्या कहते हैं, इनको भी जरा हम लोग जान जाते हैं। हमने देखिए, और आपसे एक दिमाग का ये पूछेगा कि इस विचारधारा के समर्थक कौन है, तो विडान डीला ब्लास कौन है? देखिए, पूछता है एग्जाम में कि इसके समर्थक कौन है, तो विडान शॉर्ट फॉर्म में आता है ब्लास। ठीक है, विडान डीला, ठीक है, ब्लास। ठीक, कहीं कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक, यानी विडान डीला ब्लास क्या है? इसके समर्थक है। समर्थक ना, समर्थक। और कौन है समर्थक इनके? तो लूसीचन, ठीक है ना, लूसीचन फेब्रो। ठीक है, ये क्या है? ये संभावनावाद के समर्थक है। संभावनावाद के क्या है? समर्थक है। कौन? विडान डीला ब्लास। मुख्य रूप से विडान डीला ब्लास का ही नाम आता है क्योंकि ये ज़्यादा इसके लिए जाने जाते हैं। अब नियतिवाद के बारे में आते हैं। ठीक है, और देखिए विडान डीला ब्लास के बारे में कहते हैं कि आपसे पूछता है, ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ठीक है, विडान डीला ब्लास का एक कथन है। इन्होंने कहा था, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट डाल के। ठीक है, नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए कहीं पे। ये हर बार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछेगा कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, जिसमें इरोस्थनीज दे देगा, हमबोल्ट दे देगा, विडान डीला ब्लास दे देगा। ठीक है, इनका भी नाम दे देगा, लूसीचन फेब्रो का। तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए, आप लोग फेब्रो सुने होंगे, लेकिन ये पूरा नाम है। ठीक, तो आपसे अब पूछ देगा कि प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो वाइडल डीला ब्लास। ठीक, यानी कि विडान डीला ब्लास का नाम आ जाएगा। ठीक, खट से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, विडान डीला ब्लास और लूसियन फेब्रो जो थे, संभावनावाद का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको संभावनावाद का जनक आपसे पूछते तो इन्हीं लोगों का नाम आता है। ठीक है, विडान डीला ब्लास का। कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, अब देखिए निश्चयवाद या फिर इसको नियतिवाद। देखिए, इसको निश्चयवाद भी कहते हैं, ऐसा मत सोचिएगा, निश्चयवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद या फिर नियतिवाद। ठीक है, निश्चयवाद या फिर क्या कहते हैं? नियतिवाद। ठीक है, यह विचारधारा फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेडरिक रेटजेल ने। निश्चयवाद विचारधारा किसने दिया था? अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये विचारधारा किसकी है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रेड। ठीक, फ्रेड, ठीक है ना, रेटजेल। कौन है? रेटजेल, फ्रेडरिक। देखिए, आप लोग कहीं एग्जाम में जानते, खासकर रेटजेल पूछ देगा, फेब्रो पूछेगा, ब्लास पूछ देगा, कभी कभी पूरा नाम दे देता है तो आदमी ब्लास लगाता रहता है, ये ध्यान ही नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए हमने पूरा नाम हम लिख रहे हैं। ठीक,
इसको नोट करते रहिएगा, रेड जेल। ठीक है, यानी कि नियतिवाद या फिर निश्चयवाद, ठीक है, ये विचारधारा किसकी है? तो क्या कहेंगे हम? फ्रेडरिक रेड जेल की। किसकी कहेंगे हम लोग? फ्रेडरिक रेड जेल की। देखिए एक चीज और यहीं पे हम कह दे रहे हैं, फ्रेडरिक रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? मानव भूगोल का जनक ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक रेड जेल को कहते हैं। ठीक, इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करती है। क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, अच्छा इसको रफ कर दे थोड़ा सा, इसको लिखने के लिए नोट कर लिए हैं आप लोग? चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सभी क्रियाकलापों पर, किसका? देखिए प्रकृति यहाँ पे मजबूत है। कौन मजबूत है? प्रकृति। प्रकृति मनुष्य के क्रियाकलापों पर नियंत्रण करती है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो ये किसकी विचारधारा है? अगर आपसे पूछे कि प्रकृति क्या है कि नियंत्रण रखती है, यानी कि ये किसका है? तो ये नियतिवाद का। ठीक है, यानी कि निश्चयवादी समर्थकों का मानना है कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, आर्द्रता, उच्चावच आदि, ठीक है, ये जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं सभी मानव की क्रियाकलापों पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ये विचारधारा किसकी है? तो निश्चयवादी। किसकी? निश्चयवादी की। ठीक है, यानी कि निश्चयवादी सामान्यतः मानव को निष्क्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? निष्क्रिय मानते हैं। और क्रियाशील कौन मानता है मानव को? तो संभववाद मानते हैं। कौन मानते हैं? संभववाद मानते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल ने एक पुस्तक लिखी थी। फ्रेडरिक रेडजेल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपसे पूछता है तो एंथ्रोयोजियोग्राफी। एंथ्रोयोजियोग्राफी, हाँ, देखिए एंथ्रोयोजियोग्राफी। एंथ्रोयोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी थी? अगर कोई उसे पूछे तो यानी कि फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी। ठीक है, इसी पुस्तक में फ्रेडरिक रेडजेल ने बताया, क्या बताया कि विश्व, ठीक, इस किताब में विश्व के मनुष्य हैं, विश्व के मनुष्यों पर पड़ने वाले भौतिक प्रभावों का अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें कि इस पुस्तक के बारे में तो हम लिख सकते हैं कि इस किताब में क्या है? ठीक है, इस किताब में क्या है? तो इस किताब में विश्व के मनुष्यों, ठीक है, विश्व मनुष्यों पर पड़ने वाले, ठीक है, विश्व मनुष्यों पर पड़ने वाले क्या? भौतिक प्रभावों को बताया था। भौतिक प्रभावों को बताया था। ठीक है, ये पुस्तक, ये बुक किसकी है? यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं बुक ना। ये बुक किसकी है? फ्रेडरिक रेडजेल की। देखिए पूछ आता है, ऑप्शन में दिया रहता है, 4 बुक का दे देता है ना, पूछ देता है ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, ये पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में यही तो खासियत है कि उसमें एक क्वेश्चन कथन से रहता है कि ये कथन किसका है, दूसरा रहता है कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 टीजीटी पीजीटी में देना कंपलसरी रहता है, चाहे DEET+ भी हो,
चाहे बिहार का टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, चाहे यूपी का टीजीटी पीजीटी का दे रहे हो, ठीक है, या चाहे एमआरएस का दे रहे हो, ठीक है। अभी एआरएमएस के एग्ज़ाम में आपने दिया होगा तो देखे होंगे, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो देखे होंगे। इन सब के एग्ज़ामों में ये कथन से और बुक से 100% 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएंगे। मैचिंग करने के लिए आ जाता है, दे देता है कि ये बुक किसकी है, ए है, बी है, ऑप्शन में इस तरह के आजकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना, बिल्कुल बिना हिचक के, ठीक, क्योंकि ये आपकी क्लास है, आपके फीडबैक से ही ये क्लास आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।